पाणिनि नाम का जिसके नाम पर इन्होंने संस्कृत का वजूद खड़ा किया, पाणिनि। तो पाणिनि जो है उसको 729 से लेकर 745 के बीच में ह्वेनसोंग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। 15 साल पढ़ाई किया और उसने लिखा कि उस समय पाणिनि के 1000 सूत्र थे, सिर्फ 1000 सूत्र। विपुल इग्निटर फिर से लिखते हैं, एसचे सर मैंने क्वेश्चन इसीलिए पूछा था क्योंकि मेरा गोल कास्ट सिस्टम और रिलीजन खत्म करना है। मुझे लगा एथिज्म से ही पॉसिबल है। मैड रिस्पेक्ट। भाई एथिज्म है चीज क्या, वो भी तो देखो ना, क्या चीज है एथिज्म। एथिज्म से आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा? आप जाके देख लीजिए कि जो कम्युनिस्ट हैं वो सारे एथिस्ट हैं, लेकिन क्या वो खत्म कर दिए कास्ट सिस्टम? नहीं खत्म किए हैं। उनके सारे हाई पोस्ट में सारे बैठे हुए हैं। नेपाल को देख लीजिए ना, उसका एग्जाम्पल है। नेपाल में माओवादी कम्युनिस्ट जो बन गए, सरकार भी बन गई, और जाके देख लीजिए सारे स्टेट में 7 में से 4 में ब्राह्मण बैठा हुआ है। सारे हाई पोस्ट में सेना कमांडर से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पता नहीं क्या-क्या सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो वो नास्तिक होके भी सारा चीज़ कब्ज़ाए रहेंगे। कास्टिज़्म नहीं खत्म होता है उनका। तो इसीलिए एथिज़्म सॉल्यूशन नहीं है जो एथिज़्म आप समझ रहे हैं। इसके साथ आपको मानवतावादी बनना पड़ेगा। जातिवाद खत्म करने की आपके अंदर वो बौद्धिक क्षमता लाने की भी विचारधारा, वो कल्चर होना चाहिए जिसके अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वो तो ठेका लेके घूम रहे हैं ना नास्तिकता का, लेकिन कास्टिज़्म कहाँ खत्म हो रहा। फिर डॉक्टर साहब जो हैं वो लिखते हैं, वाइफ़ से ज़्यादा प्रेम करता है तो उसको माता बोलता है। हाँ, देखिए ये बड़ा गज़ब डॉक्टर साहब ने लिखा है इस व्यक्ति को। बताइए, ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति को अपने सरनेम का इतिहास नहीं पता है। बोल रहा था उधारी का, ये उधारी लेके आए हैं। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से उधारी लेके आए हैं। ये जन्म से ही बता रहे हैं कि गुरुकुल से इनका मिला, गुरुकुल में शिक्षक पढ़ाते थे। टाइमलाइन नहीं पता है, गुरुकुल में पढ़ाते थे। पढ़ाते थे और ई जन्मजात सरनेम लेके घूम रहे हैं। तो जो पढ़ाता था उसको जब उपाध्याय कहते थे, भैया तो आप जातिवादी काहे बन गए? और इसीलिए ये बंदा जवाब नहीं दे रहा था कि गुरुकुल के शिक्षक हैं। क्योंकि ये बंदा खुद नहीं पढ़ाता है, उधारी में सरनेम लेके घूम रहा था ये व्यक्ति। समझ रहे हैं ना? उधारी में लेके इसीलिए घूम रहे थे कि खुद नहीं पढ़ाते हैं, उसका जवाब नहीं दे रहा है कि पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे प्रिया गायकवाड़ जो हैं वो लिखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे आइडल्स फाउंड 1400 इयर्स ओल्ड लिंक्ड बुद्धिज्म एज अवलोकितेश्वर इन बांधवगढ़ भोपाल। हाँ, इस पे मैंने वो किया है, स्ट्रीम किया है इस पे। और गाइस फॉक्स जो हैं वो लिखते हैं, महाअध्यायी स्तूप पूछें और खुद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फँस गए। हाँ, अजीब अध्याय का उपाध्याय शुरू होते ही सक पका गए। हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इज़ अ हेल ऑफ अ ड्रग। हाँ जी, गाय फॉक्स जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इन लोगों से किसी से भी आप पूछ लीजिए कि भई आप जो हैं, आप जितने सरनेम लेके घूम रहे हैं, उन सारे सरनेम का, उन सारे सरनेम का हिस्ट्री क्या है? कब से कहाँ से उधारी लेके घूम रहे हैं? कहाँ से ये चीज़ चुराए हैं? भई कहाँ से आपको पता चला? इनके उपाध्याय गुरुकुल में पढ़ाते थे, तो बता दीजिए इनका कौन-सा ऋषि, रामायण का किसी ऋषि का आपने उपाध्याय सरनेम सुना है? नहीं सुना होगा। बता दीजिए ना, वाल्मीकि का नाम उपाध्याय था कि ये था, या इनके किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि उपाध्याय थे। हैं? इत्सिंग के नोट्स में साफ-साफ ये मेंशन है कि जो बुद्धिस्ट बच्चे थे उनको पढ़ाते थे, जो पहला ट्रेनी होता था उसको उपाध्याय, उसके बाद से जो सीनियर स्टूडेंट को उसको मुखोपाध्याय, ये उपाधि होती थी। इसको ये सरनेम लेके घुमा रहे हैं। जैसा कि सम्यक जी ने ये बताया कि ये लोग जो हैं, ब्राह्मण का मतलब जो पढ़ा-लिखा वर्ग होता था, वो चीज़ होता था, और इन्होंने अपने जाति को ही बना लिया कि हम पढ़ा-लिखा वर्ग हैं। इसीलिए शूद्र को पढ़ने से रोक दिया कि हमारी ही जाति पढ़ी-लिखी है, जातिवादी बना लिए हैं। तो ये इनकी कहानी है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे सम्यक जी का यहाँ सुपर स्टिकर आया है। बहुत शुक्रिया आपका सम्यक जी। सम्यक जी शायद ड्रॉप भी हो गई हैं। चलें, आगे बढ़ते हैं और देखें और कोई आया हो तो उनको ले लेते हैं। चलें, ये कोई आदित्य अरे विनय तिवारी आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, विनय जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमो बुद्धाय सर। हाँ बहुत जी, अच्छा लग रहा है नमो आपसे बुद्धाय। बात करके। जी, जी, बताइए। सर आपसे मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था। हुँ, ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस रहती हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, जर्मन, लैटिन, इसको ओरिजिन लोग बोलते हैं कि कोई प्रोटो संस्कृत लैंग्वेज से है। लेकिन जब भी मैंने आपकी स्ट्रीम सुनी है, आपने हमेशा ये बोला है कि ये जो संस्कृत बनी या मिश्रित संस्कृत जो बनी वो पाली प्राकृत से है।
तो इसकी रियलिटी क्या है? जो प्रोटो संस्कृत लैंग्वेज बोलते हैं वो ये पाली प्राकृत है क्या? जी, जी। देखें, यहाँ पे एक मैं छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताऊँगा। एक उर्दू लैंग्वेज है और उर्दू लैंग्वेज का अगर आप ओरिजिन देखें, तो वो भारत के लैंग्वेज और जो अरबी फ़ारसी जो लैंग्वेज थी, उसको मिलाकर एक उर्दू लैंग्वेज बनी थी। ये तो आपने देखा होगा विनय जी। जी। हाँ, अब उर्दू लैंग्वेज जो थी उसकी लिखावट आज भी अरबी फ़ारसी की तरह होती है, लेकिन उसकी जो बोली है वो हिंदी से मैच करती है। आज का जो हिंदी है, उससे मैच करती है। तो आज का जो हिंदी आया है, इसका ओरिजिन देखा जाए तो उर्दू की जो बोली है, उससे मैच करती है बोली और जी। लिखावट जो है देवनागरी लिपि यहाँ की लिपि आ जाती है, उसमें लिपि जो है अरबी फ़ारसी की चली जाती है। तो भाषाएँ जो हैं इस तरह से बनती हैं। अब सवाल है कि उर्दू जो है उसकी उसकी ज़रूरत क्यों हुई? वो क्यों बना उर्दू? अगर उर्दू जो है पाकिस्तान में हो सकता है, भारत में हो सकता है और भी इधर के कुछ देशों में हो सकता है। बांग्लादेश में भी ट्राई किया था, उन लोगों ने इम्प्लीमेंट करने का, नहीं कर पाए थे। तो अब अरब वाले ये कहें कि उनकी अरबी फ़ारसी जो है वो भारत के उर्दू से मिलती है। तो सवाल ये आएगा ना कि तो अरब के भारत के लोग जाके वहाँ पे उर्दू बना दिए थे अरब से या उर्दू वाले लोग भारत में आके यहाँ पे उर्दू बनाने में मदद किए थे? ये सवाल आएगा, जी। विनय जी, आएगा ना? जी। जी। तो एक जी। बात आती है कि वहाँ के लोग भारत आए थे, यहाँ पे राज किए और उनकी चीज़ें यहाँ पे बढ़ी यहाँ के लोग उनसे आश्रित हो गए। यहाँ के लोग जो हैं राजपूत हों, चाहे ब्राह्मणिकल सिस्टम हो, उनके दरबारी बने, उनके बने, तो इन लोगों ने यहाँ की भाषा और वहाँ की भाषा से मिली-जुली एक बीच की भाषा ईज़ाद कर ली और इसीलिए उर्दू जो है मैच कर रही है वहाँ के अरबी फ़ारसी से। अब यही चीज़ भारत में देखिए, भारत से पूरे दुनिया में एक ही धर्म गया था, वो था बुद्ध धर्म। जी। भारत से विदेश में ब्राह्मणिज़्म तो गया नहीं, बुद्ध धर्म ही गया। तो जब करेक्ट। बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में गया और गया तो वर्चस्व भी हासिल किया ना, जैसे चाइना में वर्चस्व हासिल किया, जापान, कोरिया या जितने भी एशियाई देश थे वहाँ गया, मेक्सिको में सबूत मिल रहे हैं, 5वीं सदी में अमेरिका में पहुँच गया, मैंने स्ट्रीम की है उसपे। तो जब इन देशों में जाता है अब वहाँ पे डोमिनेंट भी हो जाता है रिलीजियस से वहाँ के लोगों में और जब कोई लैंग्वेज रिलीजियस पर्पस में डोमिनेंट होता है तो लोग उससे सीखते हैं। जहाँ सीखने की बात आती है तो उसकी शब्दावली भी उनमें जाती है। तो पूरा इतिहास अगर हम देखते हैं तो यही इतिहास देखने को मिलता है कि वहाँ से जो लोग आए, विदेश से भी जो लोग भारत में आए, जैसे शक आए, हूण आए, कुषाण आए, पहल्लव आए, ग्रीक्स भी आए, तो इन लोगों ने आके भारत से बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया और बुद्धिज़्म की एक्चुअल जो भाषा थी वो तो पाली-प्राकृत ही थी। तो इन दोनों से मिश्रित हुआ, तो डोमिनेंट यहाँ पे कौन हुआ? उनकी भाषा या यहाँ की भाषा? क्योंकि धर्म जो जिसकी होगा, जिसका धर्म होगा उसी का प्रभावी होगा क्योंकि धर्म की जब बात आएगी, तो मूल जो सोर्स है धार्मिक ग्रंथ की वो शब्दावली जाएगी उनमें। तो उसकी जो एक्चुअल भाषा होगी वही उनमें प्रोपेगेट होगी। जैसे अरबी फ़ारसी, मुस्लिम जब यहाँ के लोग मुस्लिम बने या उनकी जो धार्मिक लैंग्वेज थी वो अरबी थी, तो इसीलिए उसको हटाया नहीं जा भले उर्दू बन गया, लेकिन प्रभाव उसी का रहा था। जिसका धर्म उसका प्रभाव। तो उसी तरह से जब बुद्धिज़्म का प्रभाव पूरे देशों में पड़ा, एशिया के विभिन्न देशों में पड़ा, उधर को भी पड़ा, यही लोग बाहर गए, चाहे किर्गिस्तान हो, तुर्किस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, पूरा जब एशिया एक तरह से बौद्धमय था, तो इन्हीं की तो लैंग्वेज गई होगी ना यहाँ से। यही बात आती है और दूसरी चीज़ की जो उधर से भी भारत में इतिहास मिलता है कि उधर से जो लोग आए, वो भी आके यहाँ पे बुद्धिस्ट ही तो बन गए। यही 2 तो घटना हुई होगी, विनय तिवारी जी आप बताइए? जी। 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 तो इसका इसका आप हाँ, बोलिए, कुछ कहना चाहते तो हैं आप? तो इसका मतलब ये है सर कि ये तो एकदम ही मतलब जिस हिसाब से आपने समझाया ये एकदम क्लियर है कि जो भी हम आज प्रोटो संस्कृत बोलते हैं या एज अ प्लेस होल्डर यूज करते हैं उस लैंग्वेज के लिए, वो पाली प्राकृत ही थी। और हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये और मिश्रित होके एक नई भाषा जन्म ले रही थी, और जैसे उर्दू जन्म लिया है। ये चीज को हाँ, छुपाने के लिए इन लोगों ने मतलब हर तरह की आर्य आर्य निर्वेजन थ्योरी। विदेशी
हाँ। विदेशी, हम विदेशी हैं, विदेश से ही लेके आए जी हैं। जी जी जी, क्योंकि ये डाउट हमेशा रहता है कि अगर लैंग्वेज कॉमन है तो फिर कहाँ से लोगों ने अगर माइग्रेट किया तो कहाँ से किया। और ये जिस हिसाब से आपने समझाया, उससे ये विदेशी वाली थ्योरी इतनी बैठती नहीं है। सेंट्रल एशिया वाली तो बिल्कुल ही नहीं बैठती है, क्योंकि उनके पास तो इतना लिटरेचर या इतना वो तो था नहीं, इतनी डेवलप भाषा थी नहीं कि मतलब कोई प्रोटो लैंग्वेज हो जो पूरी दुनिया में फैल गई। थैंक यू सर, आपने मतलब बहुत अच्छा समझाया मेरे को। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि भारत में विदेशी लोग ज़रूर आए हैं। जी जैसे जी सिकंदर, सेल्यूकस, मिनांडर, मिनांडर तो आके बुद्धिस्ट ही बन गया, ग्रीक। जी। यहाँ पे शक भी आए, वो भी आके बुद्धिस्ट बन गए। आप पूरा इलाका देखिए ना, अफ़गानिस्तान पूरा बुद्धिस्ट है, लेकिन जी वहाँ के लोग तो भारत के लोग नहीं थे। मतलब वो थे भारत में, एक तरह से भारत के ही रिलीजन को फ़ॉलो कर रहे थे, लेकिन आज तो वो विदेशी हैं। तो हाँ। और उसी तरह से चाइना का जो उधर का पश्चिमी इलाका है, वो सारा भी बुद्धिस्ट बन चुका था। तो यहाँ पे शक, हून, कुषाण, पहल्लो विदेशी आते रहे हैं और उनकी भी अपनी कुछ लैंग्वेज होगी, पर वो भी आके यहाँ पे मिश्रित हो गए, यहाँ की लैंग्वेज सीखी, यहाँ पे शासन भी किए, यहाँ से घुल-मिल गए। तो भारत में विदेशी लोगों का डीएनए मिलेगा, क्योंकि विदेशी लोग भारत में आए हैं, बसे हैं, यहीं पे घुल-मिल के यहीं का हिस्सा बन गए हैं। ये ज़रूर मिलेगा, पर जो आए थे उनका पर्पस जो है वो बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिए थे। उस समय वो बुद्धिस्ट हो गए थे। ये थियरी कि बाहर से कोई आया यहाँ से लोगों को गुलाम बनाया, मारा-पीटा, वो थियरी मैं नहीं मानता हूँ। वो थियरी गलत है। आप जी शकों के कॉइन्स देखेंगे तो वो कॉइन्स जो हैं बुद्धा का मिलेंगे, उस पर चैत्य बने मिलेंगे, उस पर बोधिसत्वों के बनेंगे, वो पूरे बुद्ध की मूर्तियों का प्रचार-प्रसार कर रहे होंगे, तो आके तो वो भी भारत में ही बस गए, हूण भी भारत में बस गया, शक भी बस गया। तो विदेश से लोग आए ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ का हिस्सा बन के यहीं पे खो गए, विलीन हो गए। लेकिन ये थियरी जो है कि कोई विदेश से आ गया था बुद्धा से पहले, बुद्धा के बाद ये लोग आए हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये थियरी कि बुद्धा के पहले कोई आया, उसी समय संस्कृत के लेकर आया, वो थियरी पूरी तरह से गलत है। जी जी जी। और इसका अगर आप देखें तो ऐसे कोई प्रमाण भी नहीं है कि मतलब बुद्धा से पहले कोई आया था, या ये लैंग्वेज जिसको संस्कृत बोल रहे हैं, ये हाँ, लैंग्वेज भी उसका एग्जिस्ट कोई करती प्रमाण थी। नहीं। नहीं है, नहीं है। क्योंकि एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, पाणिनि नाम का जिसके नाम पर इन्होंने संस्कृत का वजूद खड़ा किया, पाणिनि। तो पाणिनि जो है उसको 729 से लेकर 745 के बीच में ह्वेनसोंग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। 15 साल पढ़ाई किया और उसने लिखा कि उस समय पाणिनि के 1000 सूत्र थे। सिर्फ 1000 सूत्र। और उसके भी 50 साल बाद इत्सिंग वहाँ पे वही यूनिवर्सिटी में इत्सिंग भी पढ़ाई करता है और वो भी ये बात लिख के जाता है कि 50 या 30-40 साल बाद उसके ह्वेनसोंग के, वो भी लिख के जाता है कि उसके समय में 1000 सूत्र थे पाणिनि के। यानी कि उस समय भी कंप्लीट संस्कृत नहीं बन पाई थी 7th सेंचुरी में। क्योंकि कंप्लीट संस्कृत जो आज इस्तेमाल हो रही है उसमें पाणिनि के 4000 सूत्र की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं ना? जी यानी जी कि पाणिनि के नाम पे भी जो इन्होंने संस्कृत खड़ा किया है वो 7th सेंचुरी तक नहीं, उसके बाद से 3000 सूत्र और जोड़ के तब आज की क्लासिकल संस्कृत बनी है। और ये दोनों ने अपने नोट्स में सिर्फ 1000 सूत्र लिखा है और ये लिखा है कि इसका जो टीका बना रहे थे जयादित्य हो गए या फिर पतंजलि हो गए, ये लोग 7th सेंचुरी के थे और ये लोग ये बुद्धिस्ट लोग थे, वो लिख रहा है वो। खुद इत सिंह इस बात को लिख रहा है कि जी बुद्धिस्ट जी लोग इसका टीका कर रहे थे, यानी पाणिनि भी एक मॉन्क ही था, वो भी कोई वो ब्राह्मण नहीं था या उसने कोई उस समय संस्कृत बना ली थी, इसका कोई सबूत नहीं है। बल्कि खुद बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं उसके टीका लिख रहे थे उस पर। तो ये पूरा एक सीरीज जुड़ा हुआ है और भारत के इतिहासकार जानबूझ के इतिहास को नहीं बता रहे हैं, ये जानबूझ के उस वार को खड़े किए हुए हैं कि संस्कृत हमारा है, हम विदेशी हैं, हम ये आए हैं, तुम लोग वो हो, तुम लोग नीच हो, तुम वो हो, पता नहीं क्या-क्या खड़ा किए हुए हैं। एक्चुअल सच्चाई पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। जी। आपने इसके ऊपर स्ट्रीम भी करी थी जिसपे आपने ये वाली बात हाँ, बताई हाँ। थी। जी जी, जी। जी। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आज ये बात उठी थी कि हुँ, शंकराचार्य रामानुजाचार्य उनके ऊपर बात उठी थी, तो हुँ, हुँ। जब ये मतलब हिंदू लोगों को ये पता है कि ये साउथ इंडिया से हैं, और इनकी बातें वो लोग हमेशा हर जगह पे करते हैं कि शंकराचार्य ने तो ये कर दिया था, बहुत डिबेट करके है ना लोगों को कन्वर्ट किया था, जो भी है।
लेकिन उन्हीं के ग्रंथों में साउथ इंडिया के लोगों के बारे में कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन को ये लोग कैसे मतलब साथ में रखते हैं कि एक तरफ साउथ इंडियन लोग का ये करते हैं कि इनने धर्म को बढ़ाया, धर्म को वो करा, और दूसरी तरफ उन वही जगह और लोगों की ये लोग मतलब बातें लिखते हैं। तो ये कैसे मतलब को एग्जिस्ट कैसे करते हैं ये लोग? हाँ, देखें ये भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि पहली बार जो वेद को प्रकाश में लाया वो तो साउथ के लोग थे। जो शैविज़्म और वैष्णविज़्म की नींव रखा वेदांत की नींव वो भी साउथ के लोग थे। समझ रहे हैं? और ये जी सारी चीज़ें तब आ रही थी अस्तित्व में जब नॉर्थ इंडिया में मुगलिया सल्तनत आ चुकी थी। और नॉर्थ के जो ब्राह्मण हैं, वो बैठ के दरबार में क्या लिख रहे थे? अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे। और वो जो है भविष्य पुराण में लिख रहे थे कि अकबर हमारे पिछले जन्म का शंकराचार्य के गोत्र का ब्राह्मण भाई है। ये देखिए और वहीं पे मनुस्मृति लिख रहे हैं जिसमें साउथ के सारे ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। वो भारत के हर स्टेट को गाली दे रहे हैं सिवाय उस जगह को छोड़ के जिस जगह पे जो काला मिर्ग घूमा करता था, हिरन घूमा करता था। अभी मैं जब जहांगीरनामा पढ़ा काला मिर्ग घूमा करता था और वो जगह था मध्य प्रदेश और यूपी के बीच का एक इलाका जिसको ये आर्यावर्त कहते थे। अभी मैं जब जहांगीरनामा पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि अकबर के समय में, जहांगीर के समय में दरअसल इन लोगों ने एक वो बनाया था एक हिरण का कब्र बनाया और उन्होंने कहा वहाँ पे ऐलान किया जहांगीर ने कि इस इलाके में हिरन को कोई नहीं मारेगा जैसे सूअर और गाय को नहीं मारा जाएगा। ओह अब इस पॉइंट्स को अगर लिंक कर दें कि इनके मनुस्मृति में भी वही बात है कि ब्राह्मण वहीं पर रहता है जहाँ पे काला मृग चरता है। और जहांगीर भी वही इलाकों को बता रहा है कि यहाँ पे जो हिरन का जो क्षेत्र है, मतलब आप समझिए कि वो आज का इन्हीं का जो आर्यावर्त का क्षेत्र है, उसी के इर्द-गिर्द का वो भी इलाका है। ज़्यादा दूर का इलाका नहीं है वो भी। तो उस क्षेत्र में और जहांगीरनामा ये बात की पुष्टि करता है कि इसने पहली बार ये प्रतिपादित किया कि हफ्ते में 2 दिन लोग मांस नहीं खाएँगे। आज भी भारत में ये चीज़ फ़ॉलो हो रहा है कि हफ्ते में 2 दिन लोग मांस नहीं खाते हैं। लोग एक मंगलवार को और बृहस्पतिवार को, मांस जी आज भी जी भारत में नहीं खाते हैं। और जिस दिन बना था जहांगीर वो राजा, उस दिन उसने ऐलान किया कि मेरा बर्थडे है बृहस्पतिवार को, उस दिन कोई मांस नहीं खाएगा और मेरे पिताजी का बर्थडे है रविवार को, उस दिन भी कोई मांस नहीं खाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए ज़रा कि कैसे दिन थोड़ा-सा अंतर हो गया, बृहस्पतिवार तो कॉमन आ रहा है, ठीक है? बृहस्पतिवार कॉमन आ रहा है, लेकिन संडे की जगह इन्होंने ट्यूसडे कर दिया, हनुमान जी का डेट कर दिया। मैं आपको एक बार स्क्रीन पर भी खोल के दिखा देता हूँ, ताकि जो साथी इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि जहांगीरनामा में लिखा भी है कि नहीं, वो सब लोगों को क्लियर हो जाए। ये कुछ डॉट्स जो हैं जिससे पता चलता है कि पूरा मुगलिया सल्तनत में आज का जो ब्राह्मणी जो व्यवस्था खड़ी की गई है। जैसे गया के जो पंडे हैं, वो फसली संपत्ति इस्तेमाल करते हैं जो अकबर का चलाया हुआ है। उसी के आधार पर वो पितरों का पिंड देने की बात करते हैं। तो अगर आज का ब्राह्मणिज़्म को अगर हम देखें तो पूरा मुगलिया सल्तनत में ये जहांगीरनामा है, संपादक डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जब वो बना था राजा, जहांगीर जब राजा बना तो उसने क्या-क्या जारी किए थे, 12 नियम जारी किए थे, ये चीज़ होगी। उस नियम को देखिए आपको बड़ा अद्भुत जानकारी मिलेगा। ये दरअसल हम लोगों से इतिहास का मुगल को गाली दे-दे के शायद इन लोगों को पता चल गया है, कहाँ पे क्या-क्या नस दबी हुई है, तो गाली दे के पहले से बदनाम कर दो और वो पता ही ना चल पाए। हाँ, ये देखिए 4 नंबर इसने लिखा है 4 नंबर पे शराब और दूसरी मादक चीज़ें ना कोई बनावे ना बेचे। ये तो ख़ैर बुद्धिज़्म में भी है, आज भी भारत में देखें कोई भी जो राज्य है, चाहे गुजरात हो, बिहार हो और भी कई जो है पहले बंद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा यहाँ पे हाँ, ये देखिए 6 नंबर देखिए, किसी पुरुष के नाक कान किसी अपराध में न काटे जावें। अब बताइए नाक कान काटने की प्रथा किसमें थी? ऐसा तो जी रामायण में ही सुना है कि शूर्पणखा का किसी जी ने नाक कान काटा है। तो जहांगीर का जी जो नियम था 12 नियम उसमें उसने एक ये नियम लगवाया था 6 नंबर कि किसी पुरुष के नाक कान किसी अपराध में न काटे जावें और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर चुका हूँ, इस दंड से किसी को दूषित नहीं करूँगा। ठीक है ना? तो ये देखिए नाक कान काटने की इसका मतलब कि प्रथा जो है उस समय चल रही थी। और देखिए ये हाँ, 10 नंबर पढ़िए, 10 नंबर। ये लिखता है 10 नंबर में
रबीउल अव्वल महीने की 18 तारीख से जो मेरे जन्म की तिथि है और मेरे पिता की, प्रथा के अनुसार गिनकर प्रतिवर्ष 1 दिन इन दिनों में जीव हिंसा ना करें। ये देख लीजिए। इसने कहा कि प्रतिवर्ष 1 दिन इन दिनों में जीव हिंसा ना करें, प्रत्येक सप्ताह में भी 2 दिन हिंसा ना करें। अब ये 2 दिन हिंसा वाली जो बात है ना कि 2 दिन हिंसा ना करें, ये प्रत्येक जी, सप्ताह, हर सप्ताह जैसे मंगलवार को लोग कहते हैं ना मंगलवार आज नहीं खाऊँगा, जी, बृहस्पतिवार आज नहीं खाऊँगा, तो ये 2 दिन वाली बात इसी ने शुरू किया। लेकिन अंतर है कि बृहस्पतिवार कॉमन है, इसने रविवार को क्योंकि बर्थडे था अकबर का, ये कहता है एक तो बृहस्पतिवार को जो मेरे राज्याभिषेक का दिन है, ये बोलता है कि इसका राज्याभिषेक हुआ था बृहस्पतिवार उस दिन, और दूसरे रविवार को जो मेरे पिता का जन्म दिवस है। तो इसने 2 दिन मांस न खाने का, हिंसा न करने का ये नियम बनाया था। वह इस दिन को शुभ समझकर बहुत माना करते थे, इसीलिए उनके जन्मदिन होने के अतिरिक्त सूर्य भगवान का भी यही दिन है, जैसे रविवार कहते हैं उसको, जी, सूर्य जी। भगवान का भी दिन है। और इसी जगत की उत्पत्ति का पहला दिन है, वो जगत की उत्पत्ति भी मानता है, इसीलिए बादशाही देशों में जीव हिंसा न होने के दिनों में से एक दिन यह भी था। तो ये बातें जो हैं, ये 10 नंबर ये आपने देख लिया, और एक हिरन वाली जो बात है, वो भी इसमें मैंने पता नहीं ऐड की है कि नहीं की है, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ये देखिए, ये 51 पेज पे हरिण की कबर पर लेख। अब ये हरिण की क्या कहानी है, ये ज़रा सुनिएगा। बादशाह ने शनिवार को उस बाग से रवाना होकर गाँव हरहरपुर में जंगल मंगल को जहांगीरपुर में डेरा किया। बादशाह के शिकार खेलने के जो स्थान थे, उनमें से एक यह गाँव भी था। इसकी सीमा में बादशाह के एक प्यारे हरिण हंसराज नामक की एक समाधि पर स्मारक स्तंभ बनाया गया था, जिस पर यह लिखा था, इस सुरमय वन में एक हरिण नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह के जाल में फंसा और 1 महीने में पशुपन छोड़कर सब खाने के हरिणों का सरदार हुआ। बादशाह ने उस हरिण के सद्गुणों से, जो पाले हुए हरिणों से लड़ने और जंगली हरिणों के शिकार करने में अद्वितीय था, यह हुक्म दिया कि कोई इस जंगल के हरिणों का वध न करे और उनके मांस को हिंदू मुसलमान गाय और सूअर के समान अग्राह्य समझें। यानी कि मुगलिया सल्तनत जो है, वो गाय के मांस पर भी प्रतिबंध लगाया था और सूअर के मांस पर एक और प्रतिबंध लगा दिया कि इस जंगल के हिरन का वध आपको नहीं करना है। उसके कबर के पत्थर को हरिन की आकार में बना दें। सिकंदर मुइन को, जो उस परागने का जागीरदार था, जहांगीरपुर किले में किला बनाने का हुक्म दिया। अब ये जो जगह है, ये वही इलाका आती है जो, ये उसके नीचे गुजरात का दिया गया है, जो पाकिस्तान का गुजरात है, वहाँ का इलाका दिया गया है, और यही पश्चिमी भारत का ये इलाका है। इन लोगों का भी जो आर्यावर्त बताते हैं, वो बोलते हैं कि जहाँ पे काला हिरन जहाँ पे चरता है, वहीं हम लोगों का स्थान है। और उसी स्थान पे ये भी फरमान था कि वहाँ पे हिंदू जो है, वो सूअर नहीं खाएगा, गाय नहीं खाएगा, मुसलमान भी सूअर और गाय नहीं खाएगा। ये फरमान यहाँ पे जो भी था, ये चीज़ थी। तो मतलब अगर हम बहुत अच्छे से अगर स्टडी करें मुगलिया सल्तनत को, तो आज का जो ब्राह्मणवादी जो कल्चर है, उसका बहुत कुछ आपको दिख जाएगा। अकबर को यूं ही ब्राह्मण भाई नहीं बनाए थे, अन्यथा अकबर से पहले के जितने राजा हैं, राजा हर्ष हो गए, पाल हो गए, इनकी सारी मूर्तियों पे बुध ही बुध दिख रहे हैं। अचानक से इसके बाद से मुगलिया सल्तनत मुस्लिम काल में अचानक से नई ब्राह्मणी व्यवस्था, मनुस्मृति, लोग अछूत बनाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं, ये सब कैसे आ रहा है। तो अब इसका जिम्मा ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा राइट विंग क्या करता है कि सीधे उठा के दे देता है कि भाई मुगलों की देन है। तो हुँ, मुगल तो भाई कह रहा है कि हफ्ते में 2 दिन नहीं खाओ मांस। वो तो आपके ही जो नियम आज फॉलो कर रहे हो, वो तो उसी की देन है, और आप ही तो उसको ब्राह्मण भाई बना रहे थे। और वो तो बेचारा कह रहा है, ये देखिए ना, ये लिखा है ना यहाँ पे कि मांस को हिंदू मुसलमान गाय और सूअर के समान अग्राह्य समझे। यानी कि हिंदू मुसलमान के लिए गाय और सूअर जैसे प्रतिबंध लगाया गया था, उसी तरह से हरिण के वध को भी प्रतिबंध लगा रहा है। तो अगर अगर ऐसा था, इतने जुल्मी होते हैं मुस्लिम, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम से उनकी इतनी अच्छी पटती। ये तो पूरा सामंजस्य में थे उस समय। लेकिन आज गलत इतिहास बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं विनय जी। जी, जी, बिल्कुल सही सही आपने बोला क्योंकि जितनी भी मुगलों की लड़ाई हुई, मुगलों की लड़ाई हुँ। किसी भी ब्राह्मण से तो हुई नहीं या किसी ब्राह्मण राजा से तो हुई नहीं मुगलों की लड़ाई हाँ। जी, जी। कि कोई किसी से भी लड़ाई हो, जिससे भी हुई या तो वो
सिखों से हुई या फिर वो है ना मतलब शिवाजी से हुई, जो कि खुद ही मतलब उससे आते थे, जिनको बाद में उनने छत्री जबरदस्ती छत्री बनाने की वो बना करी। दिए। जी, तो उनके कहीं भी कहीं उल्लेख नहीं आता कि ब्राह्मणों कुछ एक्टिवली कुछ लिखा हो खिलाफ इनके, कुछ किया हो, हुँ। कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये तो सही तुलसीदास बोला आपने। तुलसीदास कह रहा है, "माँग के खइबो मसीत में सोइबो।" बोल रहा है माँग के जी, खाते थे, मस्जिद में सोते थे, जान बचा के मस्जिद में रहते थे, बताइए। और वो व्यक्ति जो है सारे आज के जो पिछड़े जाति हैं उनको गाली दे रहा है, स्त्री को गाली दे रहा, जी, लेकिन मुस्लिम के बिल्कुल। खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा, मस्जिद में जाके रह रहा है। तो इनके तो बड़े याराना थे ना, लेकिन आज देखिए गलत इतिहास बता के किस तरह से समाज में अशांति फैलाई गई, हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर सही इतिहास ही सामने रख दिया जाता तो क्या दिक्कत हो जाती? जी, ये सही तो इतिहास रख देते। हुँ, ये तो खुद से नहीं होने देंगे सर, आप जैसे लोगों कामों से और इससे ही आगे आएगा। मैं मतलब सर आपको मैं बता दूं, मैं मतलब 2007-8 से ही मैं मतलब इस धार्मिक धारा से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं हमेशा मतलब वेस्टर्न फिलोसफर्स को या उनको सुनता था, जैसे कि क्रिस्टोफर हिचन्स हो गए या रिचर्ड डॉकिंस वगैरह हो गए, और मैं हमेशा यही सोचता था कि इंडिया में ये धारा या ये लोग मतलब क्यों नहीं है, या फिर हम लोग कब अपनी बात रख पाएंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन सर आप हुँ, लोगों के चैनल से जुड़ा आपके और लोगों के जो इस फील्ड में है, तो पता चला कि नहीं मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है, एक एवेन्यू है, और मैं सुनता रहता हूँ आपके, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा संदेश सिर्फ आपके दर्शकों के लिए है कि अब चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अब है टाइम एक्शन का, जैसे भी हो सके। जैसे आप स्ट्रीम कर रहे हैं, आप लोगों में ज्ञान बांट रहे हैं, ऐसे ही आप सब हम सबको एफर्ट लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये व्यवस्था ना तो चेंज हुई है सैकड़ों सालों से, ना चेंज होगी, ना इसका कोई मूड है चेंज होने का। और ये ऐसे ही हुँ, हमको एक दूसरे से लड़वाते रहेंगे। और खास करके सर मैं और बता दूं कि अब मैं तो हुँ, पैदा हो गया एक हिंदू परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में, लेकिन मैंने हुँ, अपने से वो किया है कि मैं मरूंगा नहीं, एक ब्राह्मण मरूंगा परिवार। नहीं मैं। जी, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। ठीक है विनय जी, ओके। जी। थैंक यू सर। ओके फिर। हाँ, ओके। तो अनिल गौतम जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे ऋषिकेश गौतम जी लिखते हैं, "एक बार मेरा चार्ट फिर से पढ़े, भगवान डरपोक है क्या?" अच्छा जी, देखिए ये तो भगवान की आज क्लास लगा के रखे हैं ऋषिकेश गौतम जी। शिडनिक्स लिखते हैं, "सिंधु घाटी की लैंग्वेज क्या थी?" सिंधु घाटी की लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ सका है, अभी तक कोई नहीं पढ़ सका है। अनिल गौतम जी लिखते हैं, "लेकिन वो पाली-पाकित के ही समान कुछ थी, लिपियाँ जो हैं 12-13 लेटर मैच करते हैं।" अनिल गौतम जो हैं वो लिखते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय एसचे सर, इन लोगों को चने के झाड़ पर चढ़े रहना है, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना। जैसे ही इनकी सच्चाई बताओ बिलबिला उठते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अनिल गौतम जी। और फिर इसके बाद से प्रदीप सिंह यहाँ लिखते हैं, एसचे तो क्या चाइना, जापान में पाली शब्द मिलते हैं? हाँ, पाली के शब्द कुछ-कुछ मिलते हैं वहाँ पे। तो चलें फिर। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन अपने बहुजनों तक पहुँचनी ही चाहिए। शुक्रिया आप सभी का।